जाति जनगणना को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति करने की कोशिश की गई। अब तो देश के स्तर पर भी उसकी बात हो रही है, लेकिन बिहार में जाति जनगणना आज से 2 वर्ष पहले कंप्लीट कर ली। 3-4 वर्षों से ये चर्चा चल रही है कि गणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अच्छा है, खराब है। पहले दिन से जन स्वराज की का ये स्टांस रहा है कि इस तरह की किसी भी तरह की गणना, सर्वे, जनगणना से समाज को कोई नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही है। फायदा इस नजरिए से है कि समाज के विभिन्न वर्गों के स्थिति के बारे में, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के बारे में अगर आपको बेहतर जानकारी मिलेगी, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। लेकिन वो फायदा तब होगा जब जो नतीजे आए उस पर सरकार कुछ काम करे। तो जो लोग ये चर्चा में भाग लेना चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना होने से फायदा होगा कि नहीं, बिहार उनके सामने केस स्टडी के तौर पर आना चाहिए। 2 वर्ष पहले जातीय जनगणना पूरी हो गई। उस जनगणना के आधार पर यह पता चला कि आज भी 78 साल की आजादी के बाद और 35 वर्ष से सो कॉल्ड समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों की सरकार के बाद भी बिहार में सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास करते हैं। ये चीज उन्हीं की जनगणना में निकलकर आया, जिसको 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में रखा गया। अब मजे की बात यह है कि आपके और हमारे लिए विषय ये है कि सरकार से ये पूछे कि भाई ये पता तो चल गया, उसके बाद 2 वर्ष में उन वर्गों के, बाकी भी छोड़िए, उन वर्गों की शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए कागज पर ही सही क्या आपने कोई योजना शुरू की, कोई वक्तव्य आपने देखा कि दलित या अति पिछड़ा समाज के बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए, व्यवस्था के लिए कुछ नई सुविधा दी जाएगी? कुछ नहीं किया गया। उसी तरीके से उस जनगणना के आधार पर 24 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने कहा, तब लालू जी की पार्टी भी, तेजस्वी यादव भी उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। आप लोग भी भूल गए। 24 नवंबर को सरकार ने घोषणा की कि हर 94 लाख परिवार जो जातीय जनगणना में गरीब पाए गए हैं, गरीबी रेखा से नीचे पाए गए हैं, उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। नेता भी भूल गए, पत्रकार भी भूल गए। तो अब उस बात को लेकर मैं जन स्वराज परिवार बिहार के गांव-गांव में 11 तारीख से जाएगा और लोगों से हम लोग ये पूछना चाहते हैं, भाई तुमको 2 लाख रुपया मिला कि नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो हस्ताक्षर करो कि मिलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था। और नहीं तो सरकार ये माने कि जैसे मोदी जी 15 लाख रुपए का जुमला देकर गए थे, वैसे नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार भी बिहार में जुमला दे रही है। उसी तरह एक दूसरा मुद्दा है, 2006 में नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू की जिसमें ये बताया कि दलित महादलित परिवार के लोगों को, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए सरकार की ओर से मुफ्त दिया जाएगा। 2008 से हम लोग बैठे अभी 2025 में, कुल 18 साल हो गए। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन दी गई। उस पर भी प्लानिंग कमीशन का भी एक रिपोर्ट आया है जो बता रहा है कि सिर्फ 1,20,000 परिवारों को ही एक्चुअली जमीन मिला है, बाकी लोगों को जमीन सिर्फ कागज पर अलॉट हुआ, जमीन नहीं मिला। योजना के मुताबिक 50 लाख दलित महादलित परिवारों को ये जमीन मिलनी चाहिए थी, मिली 2,34,000 को, रियल में सिर्फ 1,20,000 को। इस पर भी हम लोग दलित परिवारों के पास जाना चाहते हैं और उनसे भी हस्ताक्षर अभियान का, उसमें भी उनको भी हिस्सा बनाया जाएगा। और तीसरा, तो अभी 3-4 वर्ष से बिहार में आप सुन रहे हैं, भूमि सर्वे, जमीन का, लैंड का डिजिटाइजेशन हो रहा है। ये भूमि सर्वे के नाम पर बिहार सरकार का राजस्व विभाग पूरे समाज से धन उगाही का एक नया जरिया बना लिया है। आपकी अपनी जमीन, उसका रसीद कटवाने के लिए, दाखिल खारिज कराने के लिए, जमाबंदी सिक्योर करने के लिए आपको 20, 25, 50,000 रुपया घूस लग रहा है। सरकार ये सब कर क्यों रही है? सरकार कह रही है कि हम लोग भूमि सुधार करने के लिए लैंड डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, लैंड का रिकॉर्ड सुधार रहे हैं। और अभी आंकड़ा आया है सरकार का, फरवरी महीने तक सिर्फ 20% जमीन का ही लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ है और हजारों करोड़ रुपया लोगों से उगाही कर ली गई। तो जो 3 मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना के आधार पर जिन 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया देने की आपने बात कही थी, वो आपने दिया कि नहीं दिया? दूसरा, जो 50 लाख दलित महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी, उन लोगों को जमीन मिली कि नहीं मिली? और तीसरा, जो भूमि सर्वे हो रहा है,
इसमें लैंड डिजिटाइजेशन कितना, सर्वे कितना हो रहा है और लोगों से पैसा कितना लिया जा रहा है। इस अभियान को जनसुराज 11 मई से शुरू करेगा और इसकी शुरुआत मैं खुद नीतीश कुमार के अपने गांव कल्याण बिहार नालंदा में करूंगा। ऐसा इसलिए कि पिछले 30 वर्ष से किसी की हिम्मत नहीं हुई है। लोग बाहर कहता चलिए हमारा गांव में तो नहीं हुआ, नीतीश कुमार के यहाँ तो जरूर हुआ होगा। इसलिए मैं नीतीश कुमार के गांव में ही जाकर ये तीनों बात चेक करना चाहता हूं, जनता के सामने, मीडिया के सामने दिखाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के गांव में भी किसी गरीब को 2 लाख रुपया नहीं मिला है। वहां पर भी ज्यादातर दलितों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली है और वहां पर उनके गांव में भी लोगों को ताकि खाई और रसीद कटाने में पैसा वैसे ही लग रहा है जैसे जहानाबाद, अरवल, मधुबनी और दरभंगा के लोगों को लग रहा है। तो नीतीश के गांव से इस अभियान की शुरुआत 11 मई को मैं खुद अपने साथियों के साथ करूंगा और उसके बाद पूरे बिहार में 40,000 गांव में जनसुराज के साथी जाएंगे, घर घर जाकर इस 3 मुद्दे पर जनता को जगाएंगे और उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है उसके बारे में, ये नीतीश भाजपा की सरकार के बारे में इस बात को घर घर पहुंचाया जाएगा। तो ये 2 अभियान है और आज मैं, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरी यात्रा यहाँ नहीं हुई है, आज लोगों से संवाद के लिए आया था। बाकी अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र से नहीं, उनके गांव में, कल्याण बिहार 100% होगी। और होगी कि नहीं होगी, अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 11 को मैंने घोषणा कर दी है। मैंने ये भी, और आज नहीं 10 दिन पहले किया, ये चुनौती भी दिया कि तुम अभी से भी सुधार के दिखा दो। अभी से भी कल्याण बिहार में रहने वाले दलित, महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देकर दिखा दो। वहां पर 2-2 लाख रुपए बांट कर दिखा दो भाई। जो इसको बात नीतीश कुमार ने कही है, किसी एक वर्ग जाति के लिए नहीं कहा। जातिगत जनगणना के पूर्वोधा बन रहे हैं तो भाई नीतीश कुमार अपने गांव में जो जातिगत जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, कम से कम वहां पर किसी को 10,000 रुपया भी मिला हो तो बता दो। और अगर नीतीश कुमार के गांव के लोग ये बता देंगे भैया हम लोग यहाँ भूमि के सर्वे में कोई घूस नहीं लगा है, तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन इसीलिए तो हम कह रहे हैं भाई पूरे बिहार की बात छोड़िए, हम तो नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये दिखा देंगे कि ये तीनों चीज, तीनों विषयों पर जनता के साथ सिरे से विश्वासघात हुआ है। नीतीश के गांव, पूरे बिहार की बात छोड़िए, नीतीश के गांव में भी किसी को 1 रुपया नहीं मिला। किसी भूमिहीन को, ज्यादातर भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली और कोई भी किसान, जमीन धारक, भूमि धारक ऐसा नहीं है जो जमीन का रिकॉर्ड को सही करने के लिए बिना पैसे के काम करा सके। नीतीश के गांव में नहीं करा सकता है, पूरे बिहार की तो बातें छोड़िए। आप शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए आपका क्या मिशन? बेहतरी के लिए सारा मिशन 3 साल से समझा रहे हैं। आप, हम जहानाबाद के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मुझे अफसोस है कि आपको शायद पहले से आपने देखा नहीं है। शिक्षा के लिए जो बात बताई जा रही है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे के पढ़ाई के लिए एक नई व्यवस्था बने, उस व्यवस्था को बनाने में 5 से 10 वर्ष लगेगा। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं तो ये कहता है कि हमको वोट दीजिए और कल बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अगले 10 वर्ष में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की योजना है, वो खर्च किया जाएगा, तब जाकर यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी। और उसके तहत हर प्रखंड में 10 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं। हर साल हर प्रखंड में एक विद्यालय, नेतरहाट जैसा आपने सुना था, जैसा सरकारी विद्यालय था, उस स्तर का विद्यालय हर प्रखंड में हर वर्ष एक बनाएंगे, ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार के सभी प्रखंडों में कम से कम 10 बेहतर विद्यालय ऐसे हों जहां से पढ़कर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने का सपना देख सके। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने ना बने, कम से कम बेहतर नागरिक बनने की उनमें क्षमता हो सके। और वो काम करने में जो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष लगेगा, तब तक के लिए जनसुराज ने ये कहा कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक आप अपने बच्चों को, गरीबों के पास ये अवसर होगा कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका रेगुलेटेड फीस परिवार की ओर से, बच्चे की ओर से, सरकार की ओर से भरा जाएगा। क्योंकि अगर बिहार सरकार को स्कूल बनाने, सुधारने में 3 वर्ष लगेगा तो गरीब का बच्चा 3 वर्ष तो बैठा तो नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया कि 2025 से अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, भेजिए, उसका खर्च सरकार की ओर से भरा जाएगा। कई लोगों को लगता है सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी। भाई 60,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्च हो रहा है।
सरकारी विद्यालय में जो बच्चा पढ़ता है वो फ्री में नहीं पढ़ता है। वहां पर सरकार को प्रति बच्चे को पढ़ाने का खर्चा प्राइवेट स्कूल के मुकाबले ज्यादा है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि भैया ये अवसर दे दीजिएगा तो हर आदमी प्राइवेट में पढ़ने जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आज आपको ये सुविधा दे दी जाए कि पटना में आपका बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति कहेगा नहीं भैया साइंस कॉलेज में पढ़ेगा। अगर आपको ये सुविधा हो कि आपका बच्चा मेडिकल पीएमसीएच से करेगा कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करेगा, आप कहिएगा नहीं पीएमसीएच से करना होगा। दुनिया भर में इस बात का प्रमाण है। अगर सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज, वहां पढ़ाई अच्छी हो तो लोग प्राइवेट के मुकाबले पब्लिक जो सेवा है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप बीमार पड़ते हैं तो आप एम्स में जाना प्रेफर कीजिएगा अपोलो के मुकाबले, चाहे अपोलो कितना बढ़िया अस्पताल है। तो हम लोग की जो सोच है कि सरकारी विद्यालयों को इतना अच्छा बनाया जाए कि लोग खुद से सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहें, और जब तक वो विद्यालय का स्तर न सुधरे तब तक उनको प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने की सुविधा दी जाए। सर मेरा दो सवाल है आपसे। आपने आपकी गाहे बेगाहे चर्चा होती है कि आप राघोपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर की चर्चा के बाद अब कल्याण बिहार की चर्चा होने लगी। एक साथ दो जगह हिट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? नहीं, हमारा ना राघोपुर से मतलब है ना कल्याण बिहार से मतलब है। ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल्याण बिहार, लोग कई बार जब हम लोग रास्ते में चलते हैं लोग कहते हैं नालंदा में नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया, इसलिए हम नालंदा गए, हरनौत गए और देखा कि लोग कितने खुश हैं नीतीश कुमार से। सामान्यतः लोगों की सोच है कि भाई मुख्यमंत्री का गांव है, यहाँ पर तो योजना लागू हुई ही होगी। अगर आपके यहाँ नल जल नहीं चल रहा है तो आप ये चलिए हमारे यहाँ नल जल नहीं है, लेकिन कल्याण बिहार में तो नल जल होगा ही होगा, कल्याण बिहार में तो बढ़िया स्कूल अस्पताल होगा ही होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कल्याण बिहार भी जाइएगा तो वहां पर भी लोग उसी स्तर में जी रहे हैं जितना कि जहानाबाद के किसी गांव में। राघोपुर जहां से कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आज वर्षों से बनते आ रहे हैं, आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। और ये लोगों का दुर्भाग्य है, बिहार के का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में लोग जहां अपने बच्चे अपने परिवार का कष्ट भूलकर फिर चुनाव होगा तो उसी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। भाई आपके घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए राघोपुर में तो कोई जाति कोई नेता बचाने नहीं आएगा, उसको पीपा पुल पर ही आना पड़ेगा, उसको नाव से ही आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर पूरे देश में निकाला जाएगा तो राघोपुर होगा। तो राघोपुर की जनता का को देखना है कि भाई तुम्हें इसी में जीना मरना है तो फिर इसी में रहो। इसलिए मैं जाता हूँ कल्याण बिहार, इसलिए जाऊंगा कि नीतीश कुमार पूरा ढिंढोरा पीट रहे कि हम सुशासन बाबू हम पूरा बिहार सुधार दिए। हम कह रहे चलो भैया अपने गांव में ही देख लो। अगर हर जगह कहेंगे कि जमीन भूमि सर्वे में घुसखोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो तुरंत आप ही लोग बताइएगा कि फलाना मंत्री है आपको नोटिस भेजा है। आज हमको अशोक चौधरी एक नोटिस भेजा है, अशोक चौधरी ने हमको एक नोटिस भेजा है। मेरे भाई आप लोग बताइए सरकार में उगाही मंत्री के तौर पर कौन कौन लोग का नाम है? सब लोग जानता है, लोग डर के मारे नहीं बता रहे, प्रशांत किशोर बता रहे हैं। ये सरकार की ओर से उगाही मंत्री सब ये सब है, 3-4 तो सरकार की ओर से खुलेआम उगाही कर रहा है, जनता को लूट रहा है। 3-4 मंत्री और 3-4 अफसर हमको धमकी दे रहा है कि कानूनी नोटिस भेज देंगे। भेजो जितना नोटिस भेजना है, प्रशांत किशोर से डरने वाले नहीं है। इसलिए कल्याण बिहार जा रहे हैं कि कोई दूसरा नेता हिम्मत नहीं करेगा कि नीतीश कुमार के गांव में जाकर बिना सुरक्षा के उनके गांव में जाकर घर घर जाएंगे और पर्दाफाश करेंगे कि देखिए कि आपके गांव में क्या हो रहा है। और नीतीश बाबू को चुनौती दे रहे हैं, अपने गांव में बिना सुरक्षा का है हिम्मत तो जरा घूम के दिखा दो। तेजस्वी यादव को अगर हिम्मत है तो राघोपुर में बिना सुरक्षा के खाली गांव में गांव घूम जाए तो हम मान जाएंगे कि कितना बड़ा जिगर लेके पैदा हुआ है। हम घूम कर दिखा रहे हैं और आपके सामने जाएंगे। कल्याण बिहार बिना सुरक्षा के ही हम चलते हैं, कल्याण बिहार भी बिना सुरक्षा के जाएंगे, घर घर जाएंगे, उनको दम है तो हमको रोक के दिखा देगा। सर आखिरी सवाल है मेरा कि यह भी पूरा देश पहलगांव को लेकर चिंतित था कि हमारा देश पहलगांव की घटना हुई है। इस बीच में ये जातीय गणना का एक बम फोड़ा गया और उसमें देखिए आप लोग ये बम फोड़ना मास्टर स्ट्रोक, ये पत्रकार लोग क्योंकि आप लोग 24 घंटा न्यूज चलाते हैं, आपको भी हर चीज में बम फोड़ा हुआ दिखता है, मास्टर स्ट्रोक दिखता है। मेरे भाई जातीय जनगणना बिहार में 2 वर्ष पहले हो गई, समाज को बांटने लड़ाने की सारी कवायद कर ली गई, उसका कोई असर नहीं हुआ। रह गई बात पहलगांव की। आप लोग भी देखिए, आप लोग कहते हैं कि
कोई आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। केंद्र में सरकार है, राज्य सरकार है और नीचे पंचायती स्तर की सरकार है, संवैधानिक व्यवस्था है। कुछ विषय हैं जो केंद्र के सरकार को देखना है, विदेश नीति, देश की सुरक्षा, ये ऐसे विषय हैं जो केंद्र सरकार का विषय है। उस पर मुखिया जी को कुछ नहीं करना है, ग्राम सभा को कुछ नहीं करना है, उसके लिए संसद है। संसद में आपने हमने चुनकर पक्ष विपक्ष बैठाया हुआ है और उनको जनता का, देश के हर एक व्यक्ति का, नागरिक का ये समर्थन है कि भाई देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी उचित है वो करो। जिसने भी गलती किया है, आतंकी काम किया है, आतंकवादी है, आतंकवादियों का संरक्षक है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन ये कार्रवाई का जिम्मा बिहार के किसी मुखिया का नहीं है, बिहार के एमएलए और बिहार के विधायकों का नहीं है। कार्रवाई का जिम्मा देश के संसद का है। उनको वो कार्रवाई करने दीजिए और देश के जितने लोग हैं जो देश से प्रेम करते हैं, हम लोग संसद की, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों शामिल है, उनके उस कार्रवाई के साथ खड़े हैं। अब जबरदस्ती का उसको आप बिहार से जोड़िएगा। जोड़ कौन रहा है? जोड़ प्रधानमंत्री रहे। अरे भाई, आपको पाकिस्तान पर कार्रवाई करनी है तो दिल्ली से जब आप चल रहे थे तो वहीं पर कहते कि हम कार्रवाई करेंगे। मधुबनी में आके अंग्रेजी में काहे के लिए बोल रहे हैं? भाई, मधुबनी के जनता को तो मैथिली समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है। मधुबनी में खड़ा होकर अंग्रेजी में पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। अरे भाई, दिल्ली से भी बैठ के दे सकते थे। तो ये तो आपको, हमको, बिहार की जनता को समझ में आ रहा है। मधुबनी की जनता तो ये जानना चाह रही थी कि मधुबनी में कब फैक्ट्री लगाइएगा, कि बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा। और पत्रकार भी जो है वो सब अब पहलगाम की ही बात कर रहे हैं। अब आप लोग भूल गए कि भैया बिहार से पलायन होता है, आप लोग भूल गए कि यहाँ भ्रष्टाचार है। अब फिर कहिएगा भैया माहौल बन गया है। अरे आप भी तो गलती कर रहे हैं। पहलगाम देश का मुद्दा है, उसके लिए संसद है, सेना है, वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे। जो भी कार्रवाई करेंगे पूरा देश खड़ा होगा, बिहार के लोग भी उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या लेना देना? उससे बिहार के बच्चों का हो रहे पलायन का क्या लेना देना? बिहार में विधानसभा का चुनाव तो इस बात पर होगा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार पर क्या होगा। इस पर नहीं होगा कि कश्मीर में, पहलगाम में कौन आतंकवादी हमला किया कि नहीं किया। हमले तो कश्मीर में पिछले 20 वर्ष से आतंकवादी घटना हो रही है। तो क्या सारे राज्यों में चुनाव उसी नाम पर हो रहा है? सुरक्षा में चूक भी हुई है पहलगाम में। देखिए, फिर वही बात, बिहार में क्या चूक हुई है? आपने ये नहीं पूछा कि मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि सहरसा से गुजरात के लिए एक ट्रेन चलेगी और किसी पत्रकार ने, किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी के शब्द हैं, मैं कोट कर रहा हूं कि श्रमिक परिवारों को जाने में सुविधा के लिए एक नई ट्रेन सहरसा से शुरू हो रही है। आप जरा बताइए, ये बिहार के लोगों के मुंह पर कितना बड़ा क्षमाता है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से श्रमिक परिवारों को गुजरात जाने के लिए नई ट्रेन दी जाएगी। मतलब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और बिहार का लड़का जीवन भर श्रमिक बनकर गुजरात में जाएगा मजदूरी करने। अंग्रेज जब इस देश में थे उस समय भी तो ट्रेन, रेलवे लाइन बनाई गई थी। उस समय भी तो पानी के जहाज से लोग इंग्लैंड जाते थे। किस लिए जाते थे? यही मजदूरी करने जाते थे। यहाँ से सामान, कच्चा माल जाता था इंग्लैंड, उसी के लिए तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। यहाँ से मजदूर जाते थे। वही हाथ अभी हो गया है। अब गुजरात और महाराष्ट्र हो गया नया इंग्लैंड और बिहार हो गया नया मजदूर का सप्लायर। और बिहार का आदमी और पत्रकार आप लोग उछल रहे हैं। अरे बाप रे बाप, मोदी जी ने 2 ट्रेन की घोषणा कर दी। बाप रे, कितना बड़ा एहसान कर दिया मोदी जी ने हम लोग पर। ट्रेन दिया जिस पर कि आपके हमारे बच्चे मजदूर बनकर जाएंगे गुजरात। जब आपके हमारे अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है तो हम लोग का बच्चा नहीं भोगेगा, बिहार पिछड़ा नहीं रहेगा तो कौन पिछड़ा रहेगा? लोगों को ये ना कहना चाहिए था कि मधुबनी में, जो कभी यहाँ का कल सांस्कृतिक राजधानी बताते हैं मधुबनी को लोग, यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा पांडुलिपि मधुबनी में लिखी जाती थी। जब ये बंगाल का हिस्सा था तो बंगाल के पूरे उस रियासत का, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा साथ में था, उसमें पढ़ने लिखने वाले सारे जो लोग थे वो मधुबनी जिला से आते थे। मधुबनी में उसकी चर्चा नहीं कर रहे। मधुबनी से और सहरसा से अब श्रमिक ट्रेन खुल रहा है और बिहार का नेता, बिहार का समाज इस पर ऑब्जेक्ट करने के बजाय ये कह रहा है कि बहुत अच्छा, मोदी जी को नया ट्रेन शुरू किए हैं। महागठबंधन का बैठक हुआ है पटना में, लेकिन आज भी
देखिए आप लोग अपना मानने को तैयार नहीं है। अरे कौन नहीं मानने को तैयार है यार? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस की कब से इतनी औकात हो गई? कांग्रेस पार्टी जो 35 वर्ष से लालू यादव का झोला ढो रही है बिहार में, उसका औकात है कि वो तय करेगा कि आरजेडी से चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का। आप लोग अपना समय भी जाया करते हैं भाई। जब तक राजद गठबंधन है उसमें उसका चेहरा लालू यादव या उनके परिवार का ही कोई होगा, ये प्रश्न मतलब बिल्कुल जैसे सूरज पूरब में उगता है उस तरह से सत्य है। आप लोग भी जबरदस्ती का कौन होगा सीएम चेहरा? अरे भाई लालू जी के परिवार का ही कोई होगा। लालू जी ने कहा तेजस्वी यादव होंगे तो तेजस्वी यादव होंगे। लालू यादव अगर अपने घर के बनिहार को कहेंगे कि ये होगा तो कांग्रेस उसको भी मानेगी। कांग्रेस की क्या औकात है? 35 वर्ष से इस राज्य को बर्बाद करने वाले राजद का झोला ढोने वाला पार्टी कांग्रेस तय करेगी कि राजद का उम्मीदवार कौन होगा। आप लोग भी 4 दिन कन्हैया कुमार घूमे, आप लोग कहे भाई बड़ा कांग्रेस सक्रिय हो गई। अरे भाई ये सारी सक्रियता और बैठकों में बैठना सिर्फ इसलिए है कहीं लालू जी खिसिया के 30-40 को सीट न दे रहे। 70 सीट मांग रहे हैं, लालू जी 30-40 देना चाहते हैं। हाथ पांव मार रहे हैं भाई, दो चार तो सीट भीख में जो ही मिल जाए। कांग्रेस की ताकत है कि लालू यादव को बताएंगे कि कौन उनका पार्टी का चेहरा होगा। ये कभी संभव है? अब आप लोग भी पत्रकार हैं, सवाल पूछना है तो कुछ पूछे जा रहे हैं। अभी चेहरा कौन होगा हम आपको बताते हैं। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। न हो तो आप कहिएगा हम ये पूरा अपना अभियान वापस ले लेंगे। कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव के अलावा किसी को बना के दिखा दो। हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई लालू जी को आप लोग कहिए कि तेजस्वी यादव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर किसी यादव परिवार के लड़के को नेता बता दे, हम जन स्वराज उनका समर्थन करने को तैयार है। अरे ये लोग अपना और अपना परिवार के आगे जो जीवन में कभी कुछ किया नहीं, और आप लोग कह रहे कांग्रेस के कहते हैं। कांग्रेस का क्या औकात है? कांग्रेस को लालू जी के लोग बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोल रहे हैं कि जाति की जनगणना हो लेकिन वो उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो, ये क्या? अब ये तो चिराग जी बताएंगे, हमको नहीं मालूम। जब भाई आंकड़े आप इकट्ठा करेंगे तो सार्वजनिक नहीं कीजिएगा तो उसका आचार डालिएगा। जनता के पैसे से अगर कोई जानकारी इकट्ठा की जा रही है तो वो आंकड़े पब्लिक में आने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि समाज के किस वर्ग की क्या स्थिति है। हम तो शुरू से कह रहे हैं, जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे जाति के नाम पर, तब भी मैंने उनको कहा था काहे उछल रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? जातीय जनगणना होगी तो उन्हीं के मुंह पर तमाचा लगेगा जो 30 वर्ष से समाज को मूर्ख बना रहे हैं सामाजिक न्याय के नाम पर। वो दिख गया जब बिहार में जातीय जनगणना का रिजल्ट आया तो यही तो दिख रहा है कि जो अति पिछड़ा के नाम पर समाज को अगड़ा पिछड़ा करके जो लोग राजनीति कर रहे हैं, लालू नीतीश 35 साल के इनके शासन के बाद 5% से कम अति पिछड़ा लड़के 12वीं पास कर रहे हैं। अब पूरे समाज को कह रहे हैं कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे। आप बताइए आरक्षण बढ़ाकर जब आपका लड़का 12वीं नहीं पास करेगा तो किस नौकरी में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा? ये तो इनका चेहरा एक्सपोज हो रहा है। हम तो इसीलिए पहले दिन से कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बिल्कुल होना चाहिए और उसके आंकड़ों पर चर्चा भी होनी चाहिए। नवंबर के बाद आज तक आरजेडी की किसी बैठक में आप जरा बता दीजिए तेजस्वी यादव ने उस पर कोई टीका टिप्पणी की हो, कोई चर्चा की हो, या नीतीश कुमार ने कुछ बोला हो? ये भाजपाई अभी कर रहे हैं जातीय जनगणना। तरह से पूछिए भाई तुम लोग क्या कर रहे थे 2 वर्ष पहले? जातीय जनगणना जो बिहार में हो गया उस पर तुमने क्या कार्रवाई की? उसके आधार पर केंद्र सरकार ने बिहार के पीछे छूट गए वर्गों के लिए क्या किया? अब फिर वोट लेने के लिए नया कहानी कह रहा है। महाविद्वान अभी राहुल गांधी जातीय जनगणना का झंडा लेकर घूम रहे हैं। आप लोग जरा पूछिए भाई, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां जातीय जनगणना हो गई, क्या वहां पर जितने पीछे समाज के छूटे हुए वर्ग हैं उन पर कुछ उनका कल्याण हो गया? नहीं हुआ। उन वर्गों के कल्याण के लिए कर्नाटक में तेलंगाना में तुम क्या स्कीम चला रहे हो बताओ जरा। अरे ये सीधा उपाय है कि एक बार मंडल के नाम पर कुछ लोगों ने 10-20 वर्ष राज कर लिया, किसी ने कांग्रेस के नेतृत्व को बता दिया कि भैया पिछड़ों का नेता आप बन जाएंगे, तो जातीय जनगणना का झंडा लेके घूमने लगे। इतना बदहवास हो गया कि आकर बिहार में कह दिया कि जो पीछे जातीय जनगणना हुई थी वो फर्जी था, अब हम आएंगे तो नया कराएंगे। ये भी भूल गया कि भाई जो कराया था उस समय भी तो तुम ही थे। जो पिछला जातीय जनगणना बिहार में हुआ उस समय भी तो सरकार में कांग्रेस थी, उस समय भी तो राहुल गांधी की पार्टी ने ही कराया था। लेकिन बदहवासी में आकर कह कि जो पिछला हुआ था वो फर्जी है, अब आएंगे इस बार नया कराएंगे।
सर विधानसभा चुनाव आप अकेले लड़ेंगे या किसी से गठबंधन भी करेंगे? 243 पर लड़ रहे हैं, उसके आगे कोई सीट है तो उस पर गठबंधन कर लिया जाएगा। नहीं, कहते कहते हमारा मुंह थक गया। बिहार में 243 पर तो जनसुराज लड़ रही है, उसके आगे अगर किसी परिसीमन में या डिलिमिटेशन में नया सीट आ जाएगा तो उस पर गठबंधन कर लिया जाएगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।